हेलो। ये टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस काफ़ी लेंथी हो गया है, बट एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर इस टॉपिक में क्लियर हो जाएं तो आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सबसे पहले इसमें बहुत सारे फार्मूले आए और हमने उन सब की डायमेंशन निकाली और एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन देखा। फिर करेक्टनेस चेक करने के लिए ये यूज़ हो सकता है, ये पता चला। और किसी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, डिराइव भी नहीं कहूँगा, डिड्यूस ऑब्टेन करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ओके, कुछ लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, उनके बारे में बात कर लेंगे। और कुछ चीज़ें इसमें स्पेसिफिक हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, तो उस सब को हम समझेंगे यहाँ पे। पहली चीज़, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट dimensionless constants. For an example, t equal to 2 pi root l by g. जब अगर हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो 2 पाई गायब हो जाएगा, वो डायमेंशनलेस है, उसे नहीं लिखते। इस तरीके से इस एनालिसिस में अगर पाई लिख दे कोई तो इट इज डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज ये इनकरेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि आगे का कांस्टेंट की कोई इंफॉर्मेशन डायमेंशनल एनालिसिस में नहीं मिलती। सेकंड, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन कॉस, एंगल्स, एंगल क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस होता है तो लेंथ अपॉन लेंथ, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ऐसा कुछ भी। ये ई मैंने पहले ही बताया, इसका अपोजिट वैसे लॉग होता है, लॉग और एक्सपोनेंशियल। तो इसे अभी सिंपली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का पार्ट समझ लीजिए। इसके डिटेलिंग मैं आने वाले वीडियोस में दूंगा, जहाँ ये मोशन और लॉज ऑफ मोशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। वहाँ पे इसकी क्लियर डेफिनेशन आप लोगों को मैं बता दूंगा। पर अभी आप सिंपली, दीज आर सिंपली नंबर्स। इवन अगर ये किसी फिजिकल क्वांटिटी के भी निकलते हैं तो वो ये लॉग में या ई टू द पावर एक्स में वो पूरा एक प्योर नंबर बन जाता है, डायमेंशन लेस बन जाता है। Okay, do not have dimensions. If they are involved in a formula, they cannot be testified whether they are correct or not. Like work force into displacement into cos theta होता है, पर cos theta अगर हम डायमेंशन लगा देंगे, अगर हम लिख देते हैं एफ एस साइन थीटा, ये तब भी सही आएगा क्योंकि साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, तब भी इसकी डायमेंशन सही आएंगी। ओके, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशंस। और जैसा हमने पहले कहा था कि सेम डायमेंशन वाले टर्म आपस में ऐड हो सकते हैं, लेकिन दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज़ हैं, उनकी सेम डायमेंशन होने के बाद भी वो ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट नहीं हो सकते, पर वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, वर्क एफ एस, डायमेंशन क्या होगी फोर्स की? एम एल टी माइनस टू, एस की लेंथ, तो ये हो जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। और इसी के जैसा है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं। तो टॉर्क, टाउ इसका सिंबल है, इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए, अगर डायमेंशन निकालेंगे हम, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ, तो एम एल टू टी माइनस टू। ये दोनों दोनों की डायमेंशन सेम आती है, लेकिन आप वर्क को टॉर्क में ऐड नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप वर्क को टॉर्क नहीं कह सकते। कोई किसी बॉडी को पुश किया, वो डिस्प्लेस हो गई, ये वर्क है, ट्रांसलेशनल वर्क डन। लेकिन रोटेशनल वर्क डन, कोई बॉडी थी, इट वाज पाइवोटेड हियर और उसे रोटेट कर दिया, तो इसमें आपने टॉर्क लगाया, तो इसका वर्क डन टॉर्क नहीं है, लेकिन टॉर्क फिर इसके बाद निकाला जाएगा। तो इस तरीके से ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, बट डायमेंशन सेम है।
तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप इन्हें ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं, क्योंकि उनका नेचर डिफरेंट है। ओके, इट कैन नॉट सर्टेनली शो द करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला। मीन्स हम केवल ये पता लगा सकते हैं कि कोई फार्मूला गलत है कि नहीं, पर वो सही है कि नहीं ये हम पता नहीं लगा सकते। जैसे फिर से वही W इक्वल टू एफ एस साइन थीटा लिख दूँ अगर मैं, तो सर्टेनली हम ये पता नहीं लगा। या काइनेटिक एनर्जी मैं 1/4 mv² लिख दूँ, तो जो डायमेंशन आएगी वो तो सही आएगी। एफ एस की डायमेंशन वर्क के बराबर आ जाएगी क्योंकि ये साइन डायमेंशन लेस है। वैसे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन इसके बराबर आ जाएगी क्योंकि 1/4 डायमेंशन लेस है। तो सर्टेनली ये करेक्टनेस नहीं बताता। डायमेंशनली करेक्ट है अगर कोई, तो वो कॉन्स्टेंट्स के लगने से इनकरेक्ट भी हो सकता है। हाँ, लेकिन कन्वर्स है इसका कि हाउएवर डायमेंशनली करेक्ट dimensionally incorrect formula can never be correct। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, लेकिन वो डायमेंशनली करेक्ट है तो फिर वो वैसे इनकरेक्ट हो भी सकता है, यानी कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो इन लिमिटेशंस के बाद मैं कुछ और डायमेंशंस आपके सामने रख रहा हूँ। पहली है लेटेंट हीट L। कुछ बुक्स में इसे स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहा जाता है, पर यूज में टर्म लेटेंट हीट ही है। और दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेटेंट हीट L इक्वल टू हीट अपॉन मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो आगे टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगा जब ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ वर्क डन अपॉन चार्ज होता था, यहाँ वर्क डन अपॉन मास होता है। तो L की डायमेंशन निकालते हैं। हीट की डायमेंशन आपको याद होगी mL2T-2 अपॉन m, दैट इज L2T-2। इधर अब आपको इंडिकेशन मिल गया होगा कि इधर क्या होनी है डायमेंशन। वर्क की डायमेंशन mL2T-2 अपॉन m, तो ये आ गया L2T-2। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन एंड फोर्स कांस्टेंट। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन कहती है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन इमेजिनरी थ्रेड प्लेस्ड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर है, उसकी सरफेस पे कोई थ्रेड रखा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट दैट लेंथ, ये हो गया। और फोर्स कांस्टेंट, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है या स्प्रिंग फोर्स होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ हम सिर्फ क्वांटिटीज की डायमेंशन वगैरह पे बेस्ड हैं, जो जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से फोर्स कांस्टेंट या कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट ये आ जाएगा। अब डायमेंशन निकाल लेते हैं। F की डायमेंशन mL_T-2, L की डायमेंशन L, सो mt-2। और वैसे ही यहाँ पे K की डायमेंशन फोर्स mL_T-2 अपॉन x है L, तो ये हो जाएगा mt-2। तो इस तरीके से इनके नेचर अलग अलग है, लेकिन क्वांटिटीज डायमेंशन सेम निकल रही है। थोड़ा याद रखना भी इजी जो। ओके, कुछ डिफिकल्ट कॉन्स्टेंट्स और अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर लें। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इससे रिलेटेड फार्मूला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसे हम कहते हैं Q अपॉन T इज इक्वल टू के ए डेल्टा T बाई डेल्टा X। ये पूरा थर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट है, एरिया। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो KTH इज इक्वल टू Q डेल्टा X अपॉन TA डेल्टा T। वैसे इसे ऐसे नहीं लिख सकते,
इसे पूरा पूरा डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स ही लिखना चाहिए, पर यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ डायमेंशन निकालने में, तो हम ऐसा लिख लेंगे ml2 t-2 l टाइम L2 और ये केल्विन. इट विल बी m l t-3. देखिए एल स्क्वायर कटा, एल बचा और एक ऊपर जाएगा -2 और एक -1 -3 और k -1. नेक्स्ट स्टीफन्स कांस्टेंट. सिग्मा. तो ये है रेडिएंट फ्लक्स. ये है असल में एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया per unit time, and it is equal to sigma t to the power 4. t टेम्परेचर है, तो जो सिग्मा होगा उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा E अपॉन टी टू द पावर 4. E हो जाएगा, ये सिंपली एनर्जी नहीं है, यह है एनर्जी पर यूनिट एरिया, अपॉन में एरिया आएगा और अपॉन में ही टाइम आएगा और फिर नीचे केल्विन 4. तो ये हो जाएगा m t-3 k -4. एक और होता है वीन्स कांस्टेंट. इट मीन्स कि वीन्स कांस्टेंट जनरली बी से शो करते हैं. तो इसमें जैसे किसी हॉट बॉडी से निकल रहा रेडिएशन होता है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उस समय उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, केल्विन टेम्परेचर, वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है. तो बहुत सिंपल है, बी की डायमेंशन हो जाएगी वेवलेंथ की डायमेंशन इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डायमेंशन, यानी कि वेवलेंथ की डायमेंशन L और टेम्परेचर की डायमेंशन K. इसके अलावा कुछ और डायमेंशंस हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे. थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्टार्ट करा देता हूँ उनको. जैसे चार्ज Q इक्वल टू IT, तो Q की डायमेंशन इक्वल टू I की डायमेंशन इंटू T की डायमेंशन, दैट इज AT. ऐसे ही इसमें एक और आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इक्वल टू F अपॉन Q. तो F है ml t-2 अपॉन AT, तो ये हो जाएगा ml t-3 A-1. और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, ऐसी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी आता है, टॉपिक्स में ज़्यादातर नहीं करते हैं हम उसे, इंटेंसिटी, वो भी उसे IG कर देते हैं, F अपॉन M होता है. तो ये आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, सिंपल ही है. एक और है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसी आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W अपॉन Q, वैसे यहाँ V इक्वल टू W अपॉन M होता है, ये आप खुद निकाल सकते हैं. ये मैं बता देता हूँ, ml2 t-2 अपॉन AT, सो इट इज ml2 t-3 A-1. नाम दोनों का पोटेंशियल है, लगता है दोनों सेम आएंगे, लेकिन नहीं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये डिफरेंट आता है. इसमें करंट की डायमेंशन आ जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में mlt में ही काम बन जाता है.
रेजिस्टेंस क्लास 10th में बहुत पढ़ा होगा, R इक्वल टू वी अपॉन आई। वी ये निकाल चुके हैं हम, ml2t-3 a-1 अपॉन a। तो ये हो जाएगा ml2t-3 a-2। और इसी के जैसे एक और होता है, उसे कहते हैं कैपेसिटेंस। C इक्वल टू Q बाई V, यानी कि AT अपॉन ml2t-3 a-1। So it is m-1 l-2 t minus सॉरी माइनस नहीं, t4 और a-2। ओ गॉड, ये दो नई चीज़ें हैं, 12th में ये इजी हो जाएंगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टर्म है। और इसे कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई F R स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा Q1 Q2। अब निकाल लेंगे डायमेंशन। Q1 की डायमेंशन 80, Q2 की डायमेंशन 80, 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं, F की डायमेंशन ml t-2 और R की डायमेंशन L2। तो फाइनली इट इज m-1 l-3 और t ये ऊपर जाएगा t4 a2। और परमिएबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी, एन कोई सॉलिनॉइड है, उसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और आई करंट है। लेकिन हमें बी ही नहीं पता, तो पहले बी की बात करते हैं। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है बी आई एल, यानी कि बी इक्वल टू एफ अपॉन आई एल। तो यहाँ से बी निकाल लेते हैं, बी की डायमेंशन निकाल लेते हैं। बी की डायमेंशन हो जाएगी एफ की डायमेंशन अपॉन आई एल की डायमेंशन। एफ की डायमेंशन ml t-2, आई की डायमेंशन a और l। सो इट इज m t-2 a-1। इसमें रख लेते हैं b की डायमेंशन, म्यू के लिए पहले फॉर्मूला सेट कर लेते हैं, b अपॉन एन आई। b हो गया m-2 a-1, n हो गया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जैसे लपेटे लगा रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न कोई यूनिट नहीं, पर यूनिट लेंथ है, तो इसलिए l-1 हो जाएगा। ओके, यहाँ कहीं लिख देता हूँ, जो n है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ इनवर्स हो गया, और ये हो जाएगा a। तो इट इज m-2 l a-2। और अब आपके लिए एक टास्क है, ये फाइंड करके देखो। ये फाइंड करके देखो, आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिलेगा, और इसे बिल्कुल याद रख लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिलेगा। शायद हम इसे डिस्कस ना करें, या कभी रैंडमली ये टर्म आ जाए, तो वहाँ पे रिकॉल कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो और भी अगर आपको कोई टफ फॉर्मूले, कोई कंफ्यूजिंग पार्ट लगता है, कमेंट कर दीजिए, कमेंट में मुझे लिख के बता दीजिए, और मैं उसका रिप्लाई कमेंट के थ्रू या वीडियो के थ्रू आप लोगों को करूँगा।